कैसे, आखिर कैसे कोई प्लेयर इतना एटीट्यूड रखते हुए, इतना अग्रेशन रखते हुए वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन बन सकता है, वो भी एक टीम का कैप्टन होकर। यही सब सवाल चलते थे जब एक टाइम पर रिकी थॉमस पॉन्टिंग बैटिंग करा करते थे, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को इनविंसिबल टीम बनाना हो या फिर 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीतना। इस प्लेयर ने वो सब अचीव करा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा, जो उन्हें उस टाइम का अनडिस्प्यूटेड गोट बनाता है। In the elite people of Australian cricket, he ticks every box. अचीवमेंट से लेकर अग्रेशन तक पॉन्टिंग ने थ्रू आउट द करियर वो सब करा जो उन्हें जीत दिलवा सकता था, फिर चाहे वो सही हो या फिर गलत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस विलन की जो कि विलन होते हुए भी कई हीरोज से ऊपर थे। अगर उनके डोमेस्टिक करियर की बात करें तो उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू 1992 में तस्मानिया की तरफ से हुआ था और वो तस्मानिया की तरफ से डेब्यू करने वाले यंगेस्ट ऑस्ट्रेलियन बन जाते हैं। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी, जहां पे एक तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम शेन वॉन, स्टीव वॉ और ग्लेन मैकग्राथ जैसे टैलेंट्स खोज के निकल रही थी, वहां असली विलन का आना तो भी बाकी था। अपने शानदार डोमेस्टिक सीजन की वजह से उनका इंटरनेशनल डेब्यू 15 फरवरी 1995 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होता है और आते ही वो 1 रन पे आउट हो जाते हैं। ये डिसमिसल मानो उन्हें कहीं ना कहीं चुप सा गया था, और ऐसा हो भी क्यों ना, हर खिलाड़ी के लिए अपना डेब्यू गेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स को उन पे अब भी भरोसा था और वे पॉन्टिंग के पोटेंशियल को अच्छे से पहचानते थे। उस डेब्यू के बाद पॉन्टिंग ने मानो डिसाइड ही कर लिया था कि ओडीआई डेब्यू तो ना सही, लेकिन टेस्ट डेब्यू में वो अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, और कुछ वैसा ही होता है। उसी साल के एंड में दिसंबर में रिकी पॉन्टिंग अपना टेस्ट डेब्यू भी कर लेते हैं, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। एंड इस बार बात कुछ अलग थी, उन्होंने नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए इस टाइम की प्राइम श्रीलंकन टीम के खिलाफ 96 रन मारे थे। ऑल्दो वो अपनी सेंचुरी लगाने से चूक गए थे, लेकिन वो टेस्ट डेब्यू वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट डेब्यू था किसी भी खिलाड़ी के लिए। ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, उनका पूरा इनिशियल करियर यानी 1995 से 1999 तक कुछ ऐसा ही रहा, जहाँ अगर बात हो स्लेजिंग की या फिर अग्रेशन की, पॉन्टिंग वो सब धीरे धीरे स्टैब्लिश करते जा रहे थे। उन्होंने अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी भी श्रीलंका के खिलाफ उसी सीरीज में मारी, जहाँ उन्होंने 123 रन की शानदार नॉक खेली थी। शुरू के 1-1.5 साल में सभी बॉलर्स को पता चल चुका था कि कोई बैट्समैन डरे या ना डरे, रिकी पॉन्टिंग तो नहीं डरने वाले हैं। इस सब के बाद देखते देखते क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट आ जाता है, 1996 विल्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। हाँ, वही वर्ल्ड कप जो कि कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से जाना जाता है एंड बाकी अंडरडॉग श्रीलंका की वजह से। बट इस सब के बावजूद हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को इनकार नहीं कर सकते, जो कि उस टूर्नामेंट की फेवरेट भी थी, जो कि 9 साल बाद वर्ल्ड कप फाइनल में गई थी, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के आखिरी पड़ाव पर आकर वो नहीं जीत पाई। उस टूर्नामेंट में रिकी पॉन्टिंग ने एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन काफी अच्छा परफॉर्म किया। अपने खेले गए 6 मैचेस में पॉन्टिंग ने टोटल 239 रन स्कोर करे, जिसमें उनकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाई मेड इन वर्ल्ड कप सेंचुरी भी शामिल थी। बट इस सब के बावजूद पॉन्टिंग ने नॉकआउट्स में कुछ खास परफॉर्म नहीं करा। क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 31 रन स्कोर करे, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें डक का सामना करना पड़ा, और फाइनल्स में भले ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए सेकंड हाईएस्ट रन बनाए हो, लेकिन उसका कुछ भी फायदा ना हो सका, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वो फाइनल श्रीलंकन टीम से हार गई, जो कि उस वर्ल्ड कप में टॉप टीम के कंपैरिजन में अंडरडॉग्स कंसिडर करी जा रही थी। फाइनल में अपनी टीम को हारता देख पॉन्टिंग ने एक चीज तो डिसाइड कर ली थी कि अगर जीतना है तो अपोजिशन को केवल आउट प्ले करना पड़ेगा। इसका नतीजा हमें आने वाले 3 वर्ल्ड कप में साफ साफ देखने को मिला। 24 जुलाई 1997 इस दिन रिकी पॉन्टिंग अपना एशेज में डेब्यू करते हैं। उस टाइम की एशेज आज के एशेज के मुकाबले काफी डिफरेंट थी। ऑस्ट्रेलिया पिछले 8 साल से एशेज डोमिनेट कर रही थी, लेकिन इस बार चैलेंज काफी टफ था पॉन्टिंग और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए, जहां पे एक तरफ पॉन्टिंग इस हिस्टोरिक सीरीज में डेब्यू करने जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये सीरीज इंग्लैंड में थी, और इंग्लैंड में एशेज जीतने से अच्छी और क्या बात हो सकती है। 3 टेस्ट हो जाते हैं और सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी थी। तभी 4th टेस्ट जो कि लीड्स में खेला जा रहा था, वहां पॉन्टिंग अपना डेब्यू करते हैं एंड 127 रन की शानदार इनिंग खेल के अपनी एशेज डेब्यू पे एक सेंचुरी ठोक देते हैं। उनके ओडीआई डेब्यू का फेलियर उन्हें इतना आगे ले जाएगा, इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी। उनकी इस इनिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया 4th टेस्ट को जीत जाती है एंड ओवरऑल सीरीज को अपने नाम करती है बाय 3-2। 1999 तक आते आते रिकी पॉन्टिंग ने 11 सेंचुरीज जड़ दी थी, जो कि ऑलरेडी काफी अच्छा नंबर था। हालांकि पूरे वर्ल्ड में वो उस टाइम पे उतना ऊपर नहीं थे, लेकिन वे ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर प्राइड देखे जा रहे थे। देन आता है आईसीसी वर्ल्ड कप 1999। यही वो वर्ल्ड कप है जहां से ऑस्ट्रेलिया की वन साइडेड डोमिनेंस स्टार्ट हो गई, जहां से ऑस्ट्रेलिया को एक हीरो मिला जो कि पूरी दुनिया की नजरों में विलन बनने वाला था। उस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली अपने नाम करा था, जब फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को वन साइडेड तरीके से हराया। पॉन्टिंग उस वर्ल्ड कप में कोई सेंचुरी तो नहीं लगा पाए, लेकिन अपने खेले गए 10 मैचेस में 354 रन मारकर वो उस टूर्नामेंट के 7th हाईएस्ट रन गेटर बने थे। उस वर्ल्ड कप में प्लेयर्स लाइक स्टीव वॉ एंड मार्क वो उस लिस्ट में पॉन्टिंग के ऊपर थे, बट वो दोनों ऑलमोस्ट अपने करियर के एंड में थे।
थे। और वहीं से आगाज होता है पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलियन टीम का, वही ऑस्ट्रेलियन टीम जिसने हार शायद ही टेस्ट करी हो और जिसे जीतने के अलावा कुछ और नहीं आता था। अगर हम क्रिकेट में थोड़ा पीछे जाए तो हमें रिकी पॉन्टिंग का एरा साफ साफ दिख जाएगा, जहां उन्होंने अपनी टीम को एज अ कैप्टन टॉप पे लाके छोड़ दिया था। रिकी पॉन्टिंग का एरा 1999 से 2003 के बीच कंसिडर किया जाता है। हालांकि उन्हें ओडीआई टीम की कैप्टनसी 2002 और टेस्ट टीम की कैप्टनसी 2004 में मिली थी, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन और इन्फ्लुएंस टीम में अनमैचेबल हो गया था। इस पीरियड के दौरान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट एंड ओडीआई दोनों में डोमिनेट कर रही थी। अगर टेस्ट सीरीज की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने कई सीरीज जीती। फॉर एग्जाम्पल 2002-3 एशेज, जहां ऑस्ट्रेलिया 4-1 से जीती थी। भले ही ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 2001 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गई हो, लेकिन वो सीरीज पहली बात तो इंडिया में थी। ऊपर से इंडिया ने एपिक कमबैक दिया था पहले टेस्ट हारने के बाद, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि उस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियन टीम 16 टेस्ट लगातार जीत के आ रही थी। उन सीरीज में रिकी पॉन्टिंग ने कमाल की बैटिंग करी थी और फील्ड में अलग ही एटीट्यूड रखा था। उस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि 2003 से 2007 की ऑस्ट्रेलियन टीम को अब तक की बेस्ट टीम माना जाता है। बट ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी और डोमिनेशन का राइज हमें और देखने को मिला जब रिकी पॉन्टिंग को कैप्टनसी दी गई थी। अर्ली 2000s में ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन ओडीआई टीम का हाल कुछ उतना खास नहीं था। इस सब की वजह से स्टीव वॉ ने 2002 में ओडीआई कैप्टनसी छोड़ दी थी एंड फाइनली रिकी पॉन्टिंग को कैप्टनसी दे दी जाती है। एक तो अग्रेसिवनेस, ऊपर से टीम का बेस्ट बैट्समैन, एंड जब वही प्लेयर टीम का कैप्टन बन जाए तो चीजें काफी हीटअप तो होनी ही थी। पॉन्टिंग को ओडीआई की कैप्टनसी मिलने के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि उनका टेस्ट फॉर्म भी एलिवेट हो रहा है। 2002 की साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में उन्होंने अनबीटन 100 मारा, जिसने उन्हें वो सीरीज 2-1 से जितवाने में मदद करी। उन्होंने लेटर 2002 में पाकिस्तान के खिलाफ भी कमाल की बैटिंग करी, जहां उन्होंने केवल 3 टेस्ट मैचेस में 85.50 की एवरेज से 342 रन ठोक दिए और ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज 3-0 से जीत गई। पॉन्टिंग ना ही केवल एज अ कैप्टन बट ऑल्सो एज अ प्लेयर काफी कंट्रीब्यूट कर रहे थे एज कम्पेयर टू अदर पीपल। बट अभी मेन चीज आनी बाकी थी और वो थी 2003 का ओडीआई वर्ल्ड कप। 2003 के वर्ल्ड कप को कौन ही भूल सकता है। वो वर्ल्ड कप उस टाइम के हर इंडियन फैन को याद ही होगा। न केवल इंडियन टीम उस वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक गई थी, बट उस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की जान सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 673 रन बनाए थे। बट एट द सेम टाइम वो वर्ल्ड कप उस टाइम के इंडियन फैंस के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। सचिन तेंदुलकर से लेकर सौरव गांगुली तक पूरी इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया से हार झेलनी पड़ी और इसका रीजन था रिकी पॉन्टिंग। अगर उस वर्ल्ड कप की शुरू से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आउटस्टैंडिंग फॉर्म में लग रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि वो हर मैच बस फॉर्मेलिटी के लिए खेल रही हो और उन्हें पता था कि ये वर्ल्ड कप ऑलरेडी उनका ही है। न ही केवल ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेजेस में अनबीटन रही, लेकिन सुपर 6 में उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा। ब्रेट ली से लेकर मैथ्यू हेडन तक, मैग्राथ से लेकर एडम गिलक्रिस्ट तक, सभी प्लेयर्स अलग ही फॉर्म में लग रहे थे। बट इस सब की वजह और फिर ऐसा कह लो कि इन सब की ताकत और कोई नहीं, उनके कैप्टन रिकी पॉन्टिंग थे, जो कि टीम में एक चैंपियन मेंटालिटी लाते थे, क्योंकि वे खुद 1999 के वर्ल्ड कप विनर थे। फाइनल मैच आते आते किसी को भी नहीं लग रहा था कि टीम हार भी सकती है। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अगेंस्ट थी। पॉन्टिंग उस फाइनल मैच से पहले 285 रन बना चुके थे, जो कि सौरव गांगुली एंड सचिन तेंदुलकर के बाद थर्ड हाईएस्ट थे उस वर्ल्ड कप में। लेकिन जहां एक तरफ इंडियन टीम 2 से 3 प्लेयर्स के भरोसे मैच जीत रही थी, वहीं यहाँ एक से एक बढ़कर प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। फाइनल मैच आता और ऐसा लग रहा था कि रिकी पॉन्टिंग उसी मैच का इंतजार कर रहे थे। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम 105 पे अपना पहला विकेट खो देती है एंड रिकी पॉन्टिंग 14th ओवर में क्रीज पर आ जाते हैं और बस उसके बाद शुरू होता है रिकी पॉन्टिंग का तांडव। शॉट के बाद शॉट, रन के बाद रन। इनिंग खत्म होते ही रिकी पॉन्टिंग 140 रन की नाबाद पारी खेल चुके थे, जिसने इंडिया को एक तरफा हराने में काफी मदद करी और ऑस्ट्रेलिया अपना सेकंड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीत गई। 140 रन की आइकॉनिक नॉक की बदौलत पॉन्टिंग को प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला, वो भी एक वर्ल्ड कप फाइनल में। और एज अ कैप्टन ये दूसरी बार था कि किसी कैप्टन को प्लेयर ऑफ द मैच मिला हो वर्ल्ड कप फाइनल में। इसलिए शायद स्टीव वॉ ने ओडीआई कैप्टनसी छोड़ने के बाद कुछ ऐसा कहा था, Ricky Ponting was destined to lead his country. I couldn't have handed Australian cricket's ultimate individual honor to a more capable and deserving man. रिकी पॉन्टिंग 2004 से 2006 तक अपनी प्राइम फॉर्म में थे और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें 3 से 4 साल में पॉन्टिंग ने अपोजिशन को सबसे ज्यादा धोया। उन्होंने इस पीरियड के दौरान 65 टेस्ट इनिंग्स में 3574 रन तक मारे, जो कि किसी भी प्लेयर के द्वारा उस टाइम के हाईएस्ट थे। इसमें 13 सेंचुरीज और 15 हाफ सेंचुरीज भी शामिल थी एंड कलेक्टिव एवरेज 65 का था। ये स्टैट्स देखने में इतने अमेजिंग है कि अगर आप उसी पीरियड के दौरान द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के स्टैट्स देखोगे तो उनकी कहानी कुछ और ही है। सचिन ने उस पीरियड में 47 टेस्ट इनिंग्स
में 1626 रन बनाए थे विद 4 सेंचुरीज एंड 6 हाफ सेंचुरीज विद अ कलेक्टिव एवरेज ऑफ 39.6। यानी पॉन्टिंग उस एरा में सभी बैट्समैन को अपने पीछे छोड़ चुके थे और ऐसा ही कुछ उनकी कैप्टनसी में भी दिखाई दे रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद पॉन्टिंग एक कंट्रोवर्शियल प्लेयर थे। अपने एग्रेशन की मदद से उन्होंने जितनी ग्लोरी अचीव करी थी उतने कंट्रोवर्सीज भी उस फेस में शामिल थे। पॉन्टिंग का रूड बिहेवियर और एग्रेशन कई बार फील्ड में मुश्किलें खड़ी कर देता था। लेकिन पॉन्टिंग ने कितनी बार आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा ये तो पॉन्टिंग को भी याद नहीं होगा। इसी पीरियड के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाने में मदद करी, वो भी 2006 में। वेल आई जस्ट चेक दैट 94% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है। सो इफ तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है देन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज और भी बढ़िया कंटेंट आने वाला है। अब इस दौरान उनके कुछ इंसिडेंट और कंट्रोवर्सीज के बारे में देखते हैं। 1999 की शुरुआत में खबर आती है कि पंटर यानी रिकी पॉन्टिंग किसी क्लब की एक सीरियस कंट्रोवर्सी में शामिल थे। उनकी क्लब में एक सीरियस लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें काफी चोट भी लगी थी। इस अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से आईसीसी ने उन्हें 3 मैच के लिए सस्पेंड तक कर दिया था। और उसी इंसिडेंट की खबर आने के बाद पंटर का गैम्बलिंग को लेकर शौक पूरी दुनिया के सामने आया था। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में वर्ल्ड कप की काफी खूबसूरत जीत सेलिब्रेट करी थी, वहीं 2005 में उन्हें उतनी ही बड़ी एक हार का सामना करना पड़ा था। एशेज 2005 को तो हम सभी जानते हैं, जहां दोनों ही टीम्स ने जी जान लगा दी थी उस सीरीज को जीतने में। ऑस्ट्रेलिया एंड रिकी पॉन्टिंग के कंटिन्यूस एफर्ट के होने के बावजूद 1-0 की लीड खोकर ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज 2-1 से हार गई और पूरा इंग्लैंड उस जीत से झूम उठा, क्योंकि इंग्लैंड पूरे 18 साल बाद कोई एशेज जीता था। और ये सब हुआ था रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी के अंडर। वो हार इतनी कड़वी थी कि पॉन्टिंग ने अपना टेम्पर इतनी बुरी तरह से लूज कर दिया कि वो मोमेंट आज भी एक कंट्रोवर्सी होल्ड करता है। ये बात है 4 टेस्ट मैच की, जहां सीरीज 1-1 की लेवल पर थी। तभी पॉन्टिंग जो कि 48 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे, वो इंग्लैंड के सब्स्टिट्यूट फील्डर गैरी पैट से रन आउट हो जाते हैं। वो रन आउट तो अपने आप में कंट्रोवर्शियल तो था ही, लेकिन पॉन्टिंग का विकेट भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो इसी सब में अंपायर उन्हें आउट दे देते हैं और पवेलियन लौटते वक्त वो इंग्लैंड के कोच डंकन फ्लेचर को बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 75% की मैच फीस का फाइन भी लगता है। एक कैप्टन से ऐसा बिहेवियर किसी और टीम के कोच के प्रति किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। देन आता है वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल मोमेंट, 2008 का मंकी गेट स्कैंडल, जो कि आप में से कई लोगों को याद भी होगा। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस स्कैंडल की बैक स्टोरी ही कहीं ना कहीं उस टेस्ट मैच में छुपी हुई थी, जहां इंडियन टीम का लाख एफर्ट्स करने के बावजूद इंडिया वो टेस्ट मैच दुनिया की वर्स्ट अंपायरिंग की वजह से हार गई। उस सब के बीच एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था जहां बैट्समैन का डिसमिसल काफी डाउटफुल था। तभी अंपायर ने फील्डर की तरफ, जो कि पॉन्टिंग थे, उनसे डायरेक्टली पूछा कि वो आउट है या नहीं, एंड पॉन्टिंग ने अंपायर को उंगली ऊपर उठाते हुए साफ साफ आउट देने के लिए कहा, एंड अंपायर भी उस डिसीजन को आउट डिक्लेयर कर देते हैं। कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए सुनील गावस्कर इतना भड़क गए कि उन्होंने रिकी पॉन्टिंग एंड अंपायर को काफी क्रिटिसाइज भी करा। लेकिन ऐसे ही थे रिकी पॉन्टिंग, कंट्रोवर्सीज एंड एग्रेशन से भरे हुए। देखते ही देखते 2007 का वर्ल्ड कप आ जाता है, और ये कहना गलत नहीं हो कि इस वर्ल्ड कप को भी ऑस्ट्रेलिया सिंगल हैंडेडली डोमिनेट करती है। लेकिन इस बार बात कुछ और ही थी, जहाँ पे 2003 में ऑस्ट्रेलिया का हर एक प्लेयर फॉर्म में था और यंग भी था। वहीं पे 2007 आते आते प्लेयर की एवरेज एज 34-35 हो चुकी थी। पॉन्टिंग को 33 इयर्स के हो चुके थे, लेकिन इतनी एज में मानो उनका फॉर्म और भी बढ़ता जा रहा था। स्कॉटलैंड के खिलाफ पॉन्टिंग उस वर्ल्ड कप में पहली सेंचुरी लगाते हैं और शानदार तरीके से अपने एक और वर्ल्ड कप का आगाज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस बार भी बिना कोई मैच हारे वर्ल्ड कप जीत जाती है और पॉन्टिंग 3rd कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप अपने नाम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ग्लेन मैकग्राथ उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला करते हैं और उस वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बन जाते हैं। 2007 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम के वर्ल्ड कप में विनिंग स्ट्रीक 29 तक पहुंच चुकी थी, यानी ऑस्ट्रेलियन टीम ने 29 वर्ल्ड कप मैचेस लगातार जीते थे। बट एज अ कैप्टन रिकी पॉन्टिंग अपना 2nd वर्ल्ड कप जीत चुके थे, एंड एज अ कैप्टन ये करने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बन चुके थे। ये सिलसिला 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी तक चला, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड को हराकर 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम करी। रिकी पॉन्टिंग की एज कैप्टन वो 4th आईसीसी ट्रॉफी थी, एंड उन्होंने अपनी लीडरशिप और बैटिंग की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम को न्यू हाइट्स तक पहुंचा दिया था। वो अच्छे प्लेयर होने के साथ साथ एक आउटस्टैंडिंग फील्डर भी थे। इतिहास गवाह है कि किसी भी टीम का अगर कोई प्राइम फॉर्म चल रहा हो तो उसका डाउनफॉल भी कभी ना कभी आया ही है, और यह होना लाजमी भी है, क्योंकि जो प्लेयर्स उस टीम को पीक तक पहुंचाते हैं उन्हीं प्लेयर्स के रिटायरमेंट के बाद टीम डाउनफॉल के पाथ पर चल पड़ती है। और ऐसा ही कुछ रिकी पॉन्टिंग के साथ होने लग रहा था। इस डाउनफॉल की शुरुआत होती है 2007 में, जब शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्राथ रिटायरमेंट ले लेते हैं, और 2008 में एडम गिलक्रिस्ट भी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच कंट्रोवर्सी होती है, जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। वो कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी कि इसके बारे में हम
किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उस मैच के बाद इंडियन फैंस एंड इवन ऑस्ट्रेलिया प्रेस रिपोर्टर्स रिकी पॉन्टिंग के ऊपर कई सवाल लेकर चढ़ जाते हैं और कई सारी थ्योरीज भी बिल्ड हो जाती है इस टेस्ट मैच के अराउंड। उसके बाद होती है 2008 में सीबी सीरीज, जिसको कोई इंडियन फैन कभी नहीं भूल सकता। सीबी सीरीज को हमने 2 वीडियोस में ऑलरेडी कवर करा हुआ है, आप आई बटन पे जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, वरना दोनों ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सीबी सीरीज इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक सीरीज थी जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीती थी। एंड इसके बाद 2008 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पॉन्टिंग 2-0 से वो सीरीज भी हार जाते हैं। कुछ प्लेयर्स का रिटायरमेंट ही हुआ था कि इतने में पूरी टीम को डाउनफॉल देखना पड़ गया और अब रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी के ऊपर भी सवाल उठने लग गए थे। नॉट जस्ट कि ऑस्ट्रेलियन टीम वो रिजल्ट प्रोड्यूस करके नहीं दे पा रही थी, लेकिन उस टाइम पर रिकी पॉन्टिंग भी बैटिंग में कहीं ना कहीं फॉर्म खो चुके थे। 2008 से 2010 तक पॉन्टिंग ने केवल 32 टेस्ट इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 45 की एवरेज से 2218 रन बनाए। ये स्टैट्स अगर आप बाकी बैट्समैन से कंपेयर करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि पॉन्टिंग का वो एरा खत्म हो चुका था जो कि पहले चल रहा था, जहाँ पे 2003 से 2007 तक ऑस्ट्रेलियन टीम तीनों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत चुकी थी। वहीं 2008 से 2010 तक ऑस्ट्रेलिया दोनों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार चुकी थी। पिछले दोनों वर्ल्ड कप्स की तरह 2011 में भी पॉन्टिंग अपनी कैप्टनसी रिटेन करते हैं। ये डिसीजन मैनेजमेंट के द्वारा एक ट्रस्ट के रूप में लिया गया था ऑस्ट्रेलियन टीम के डाउनफॉल के बावजूद। अब ये डिसीजन ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट के लिए कैसा साबित हुआ ये तो नहीं पता होगा, लेकिन हम सबको ये याद है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल्स में हरा दिया था और ऑस्ट्रेलिया जो कि लगातार 3 वर्ल्ड कप्स में डोमिनेट कर रही थी, उनकी 34 मैचेस की अनबीटन स्ट्रीक ब्रेक हो गई थी। रिकी पॉन्टिंग ने उस मैच में शानदार 104 रन बनाए थे, जो उनकी 5th वर्ल्ड कप सेंचुरी भी थी। हालांकि उन्होंने एक कैप्टन नॉक खेली थी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप एग्जिट को नहीं रोक पाए। इस हार के बाद रिकी पॉन्टिंग ने टेस्ट एंड ओडीआई की कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया। रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी के वो 9 साल कोई भी ऑस्ट्रेलियन फैन नहीं भूलना चाहेगा। उन्होंने एज अ कैप्टन इतना अचीव करा कि वो अब तक के बेस्ट कैप्टन में माने जाते हैं। न ही केवल कैप्टनसी से, लेकिन अपनी बैटिंग से भी उन्होंने अपनी टीम को अलग लेवल पे जाके खड़ा कर दिया था एंड अपनी प्राइम में ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके रख दिए थे। 2012 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला और अपने इस लेजेंडरी करियर को एंड करने का डिसाइड किया। इन 10 से 12 सालों में रिकी पॉन्टिंग ने जो लेगेसी डिफाइन करी थी वो नेक्स्ट लेवल थी। 2 वर्ल्ड कप्स और 2 चैंपियंस ट्रॉफी और भी पता नहीं क्या क्या अचीव करा था रिकी पॉन्टिंग ने। न केवल पॉन्टिंग ने अपने एरा में डोमिनेट करा, लेकिन आने वाले एरा के लिए भी प्लेयर्स को तैयार किया, लाइक शेन वॉटसन, मिचेल जॉनसन एंड माइकल क्लार्क। और जिसका रिजल्ट हम आज भी देख सकते हैं कि 2011 के वर्ल्ड कप की डिफीट के बाद कैसे 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत गई विदाउट द लेजेंड्स। और उस वर्ल्ड कप विन में वही प्लेयर शामिल थे जो कि पॉन्टिंग के एरा में नर्चर हुए थे। वेल, ये थी रिकी पॉन्टिंग की कहानी। अगर पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर की डेथ के बारे में वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर 1992 के वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।